नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। खबरों का रुख करेंगे और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट सामने आया है। भाजपा नेताओं पर प्रशासन का कोई एक्शन नहीं, इस तरीके की बात प्रियंका गांधी वाड्रा ने कही है। तो भाजपा नेता भीड़ के साथ कैंपेन करें, प्रियंका गांधी ने कही है। और भाजपा नेता नफरत भरी बातें भी करें, इस तरीके का ट्वीट किया है प्रियंका गांधी ने। प्रशासन का कोई एक्शन नहीं हुआ है, इस तरीके की बात प्रियंका गांधी ने कही है। और ट्वीट जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा नेता भीड़ के साथ कैंपेन करें, नफरत भरी बातें करें, प्रशासन का कोई एक्शन नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आज प्रयागराज में युवा घोषणा पत्र जारी करने में रोका गया। सरकार के दबाव में चुनाव आयोग और प्रशासन युवाओं के एजेंडे को दबाने और लोकतंत्र को कुचलने में लगा हुआ है, इस तरीके की बात प्रियंका गांधी वाड्रा ने कही है। तो वहीं बागपत में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस सतर्क रहें, सावधान रहें। और अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी गवर्नमेंट ने देश के सामने कई अच्छे मॉडल प्रस्तुत किए। मैं आज बागपत के कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने आया हूं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन का पालन कराया, उसका परिणाम है कि जिला अस्पताल में मिले सिर्फ 3 कोरोना मरीज भर्ती हैं, बाकी मरीज आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। निगरानी समितियां एक्टिव हैं। कोरोना की तीसरी लहर से डरने और भागने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीनेशन की वजह से तीसरी लहर कमजोर पड़ी है, इस तरीके की बात भी योगी आदित्यनाथ ने कही। और साथ में कहा कि कोरोना से बचाव का सबसे कारगर शस्त्र वैक्सीन साबित हुआ है। दिसंबर जनवरी में थर्ड वेव के लक्षण देखने को मिले और दुनिया के अंदर थर्ड वेव ने भी काफी हाहाकार मचाया। उत्तर प्रदेश के अंदर थर्ड वेव भी नियंत्रण में है और अगले 10 दिन के अंदर थर्ड वेव पर पूरी तरह नियंत्रण किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं रहा। थर्ड वेव वैक्सीनेशन के कारण कमजोर भी पड़ी है। अगर कोई संक्रमित हुआ भी है तो एक वायरल फीवर मात्र बनकर के रह गया है। तो वहीं यूपी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन जिलों में जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं जहां पर पहले चरण यानी कि 10 फरवरी को मतदान होना है। गाजियाबाद में जनसंपर्क अभियान से पहले योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर लगातार समाजवादी पार्टी को घेरा है। 7 ट्वीट कर उन्होंने भाजपा सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार में अंतर साबित किया है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार ने गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया था। भाजपा सरकार ने यहां 94 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कराया है। आस्था को सम्मान देता है ये भवन, श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात है, फर्क साफ है। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में भाजपा अपने सभी दिग्गजों को उतार रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और जेपी नड्डा के बाद अब पीएम मोदी खुद इस चुनावी राज्य को बागडोर संभालेंगे। और पीएम मोदी 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। पीएम मोदी की वर्चुअल रैली की तैयारी इस तरह की गई है कि जिससे पहले चरण में मतदान वाले जिलों को केंद्रित किया जा सके। सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर चुनाव आयोग फिजिकल रैली और रोड शो की इजाजत नहीं देता है तो इस तरह की वर्चुअल रैली पर और ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण चुनाव आयोग ने सिर्फ वर्चुअल रैली की ही इजाजत दी है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए जनसंपर्क अभियान तेज किया, घर घर जाकर वोट भी मांगे। और साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने माथुर वैश्य भवन पहुंचकर पंचकुइया पर युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। भूपेश बघेल ने कहा कि योगी सरकार में 5 साल में केवल बुलडोजर और डंडे चले, अब जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस सत्ता में आने पर घोषणा पत्र के वादों को पूरा करेगी, युवाओं को रोजगार देंगे और महंगाई कम करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। पूरे प्रदेश के किसान भाजपा सरकार से नाराज चल रहे हैं। इंदौर कैंपेन किया, वहाँ से शुरुआत मैंने की, गाँव से भी मैं चर्चा करूंगा। लोगों से मैंने बात की, चाहे वो रेहड़ी वाले हों, चाहे दुकानदार हों, चाहे वो पान ठेले वाले हों, चाहे नौजवान हो, महिलाएं हैं,
चाहे बेरोजगार हैं, सब युवा हैं, सबसे मैंने बात की और एक बात स्पष्ट है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। जाति धर्म के आधार पे वोट देके देख लिया, उनकी समस्याओं का कोई निदान नहीं है। और यदि आज स्थिति ये है, कोई पार्टी आम जनता के मुद्दों को एड्रेस नहीं कर रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी है जो किसानों को दाम भी देना चाहती है, बेरोजगारों को काम देना चाहती है और महिलाओं को सम्मान देना चाहती है, तो लोग आम जनता है उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ है। सभी लोगों ने कहा कि परिवर्तन होना चाहिए और कांग्रेस को आशीर्वाद देने की बात सबने की। अब यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है। योगी सरकार समेत सभी राजनीतिक दल चुनावों में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का दांव लगा रहे हैं। इन दिनों राजनीतिक दलों की आपसी जुबानी जंग भी तेज होती दिख रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव पर वार करते हुए कहा कि श्री अखिलेश यादव जी, आपको ना कोरोना का टीका पसंद है और ना माथे का टीका पसंद है। तो कहीं न कहीं अभी भी कोरोना वैक्सीन को लेकर और लगातार धर्म को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव जी, आपको तो कोरोना का टीका भी पसंद नहीं है और आपको माथे में टीका लगाना भी पसंद नहीं है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूपी ने जारी किए हैं निर्देश। 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर लगी है रोक। तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एग्जिट पोल पर रोक लग गई है। 10 फरवरी सुबह 7 बजे से 7 मार्च शाम 6:30 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने पर 2 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी रखा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर ये बेहद ही अहम और बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको। अब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो कि एग्जिट पोल चलाते थे, अब वो बंद रहेगा। यह निर्वाचन आयोग के तौर से साफ तौर पर कहा गया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब एग्जिट पोल नहीं चलाएंगे। अगर जो कोई इसका उल्लंघन करता है, पोल को दिखाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 2 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। इसी क्रम में आज बहुजन समाज पार्टी में मंत्री रहे रंगनाथ मिश्र, सपा के पूर्व विधायक मनीष रावत और पूर्व प्रत्याशी मनोज कुमार प्रजापति आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। वहीं इसी दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार जनमत की बात करती है, जबकि सपा गन की बात करती है। उनका माफियाओं से वायदा होता है और बीजेपी का गरीबों से वायदा होता है, जिससे किसानों का और गरीबों का फायदा होता है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज मैं सुन रहा था कि अखिलेश टोपी और पोटली लेकर टहल रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि पोटली हमारे पास भी है, जिसमें गरीब पिछड़े लोगों के लिए किए गए काम का हिसाब किताब है। को खुशहाल बनाया, उनके समृद्धि का द्वार खुलवाया। मतलब इनके समय में पूरी बत्ती गोल, हमारे समय में यूपी सबसे पावरफुल। 2012 से 17 तक लुका छिपी वाली बिचौलियों की सरकार थी और 17 से 22 तक पारदर्शी सरकार है, सुशासन की सरकार है, जिसमें गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं भी हैं। अब यूपी चुनाव है और बड़ा चुनाव है, तो बयानबाजी लाजमी है और सभी पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में बाराबंकी में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मौजूदा सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि 13 महीने आंदोलन चलाकर भी हमें ये बताना पड़े कि वोट किसको देना है, तो इसका मतलब ट्रेनिंग पक्की नहीं हुई। वहीं जिन्ना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये सब 2.5 महीने के सरकारी मेहमान आए हुए हैं। नेता 2.5 महीने तक प्रवचन करेंगे, जनता उन पर ना जाए, जनता पूछे कि मेरे गांव की सड़क बनी कि नहीं।
मेरे गांव में आवारा पशु तो नहीं, मेरे गांव के स्कूल सही से चल रहे हैं या नहीं, यह सभी मुद्दे होने चाहिए। दरअसल टिकैत अपने कुछ पदाधिकारियों के साथ बाराबंकी जिले में अपने कार्यकर्ताओं के यहां एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस मौके पर जब उनसे अखिलेश के दिए गए बयान में कि किसान का बेटा हूं, उनके लिए लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा, इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से अब सभी पार्टियां किसान का नाम लेना शुरू कर चुकी हैं। ये बड़ी बात है कि देश का प्रधानमंत्री हो या फिर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी किसान की बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। महीने का आंदोलन चला के फिर भी हमें ये बताना पड़ेगा कोर्ट किसको दोगे, तो इसका मतलब ट्रेनिंग पक्की नहीं हुई। फिर ये तो ट्रेनिंग शुदा लोग हैं भाई, कर लेंगे ये काम, ये सब जाने क्या करना है इन्हें, सब जानते हैं। जनता खेला हुआ क्या बता क्या होगा, कुछ न कुछ तो होगा। हाँ होगा, कुछ न कुछ तो होगा। देखो ये हो ही रहा है, जनता जागरूक हो रही, जनता उनसे सवाल कर रही। जो 55 साल तक चुनाव लड़के गांव में नहीं आई, उनसे क्वेश्चन करती है जनता, और ये क्वेश्चन करती रहेगी तो कोई भी सरकार बनेगी वो गांव की तरफ ध्यान देगी, नहीं तो वो गांव में आओगी। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश में कलाकार भी मुखर होते जा रहे हैं। भोजपुरी सिंगर नेहा राठौर का एक गाना यूपी में काबा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में राकेश टिकैत जब इस सवाल किया गया तो टिकैत साहब ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए क्या कहना है उनका। हाँ वो लड़की है, वो बड़ा बढ़िया कह रही। हाँ ये जो भोजपुरी भाषा है उनका सम्मान करना चाहिए, भोजपुरी भाषा का, और वो ठीक कह रही। कुछ न कुछ तो वक्त है, बात तो उसकी कम आवे समझ में, लेकिन कहे जरूर हुआ कुछ न कुछ। मतलब उसको असली शब्दों का प्रयोग हो रहा है उसके ऊपर। वो बहुत कल उसने कमेंट्स हो रहे हैं उस पे, लाइव में रोया है, फेसबुक लाइव में वो रोई है। अरे ठीक है, कुछ न कुछ तो कह रही वह जनता को सुना भाई क्या किया जा रहा है उसको, ट्रोल हाँ करे जाकर। तो बीजेपी की भाई IT सेल बहुत मजबूत है। ये सैलरी पे एक ये 20,000 रुपए से लेके और 2.5 लाख रुपए तक इनके पास में उस पर काम करने वाले लोग हैं, तो उनका मुकाबला थोड़ा होता है। जो बातें वो कह रही है नेहा सिंह राठौर, उसको देखते हुए कितना अश्योर है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट चली जाएगी? अब पता नहीं भाई कितना तो कितना है, लेकिन बात कह रही वो लड़की ठीक लग रही। मतलब वो ठीक लग रही। हाँ जो पूछ रहे यूपी में काबा, तो काबा आपको बता, मतलब काबा का मतलब ये है कि यूपी में क्या है, वह क्या है भाई, वह बात बताओ है सारी भाई। हम ये कह रहे कि आधे रेट में वो बिहार से है, कहाँ से है वो? हाँ तो बिहार में भी भाई, बिहार में भी क्या है बिहार में भी क्या दोनों चीज है। बिहार में भी मंडियां जो बंद होगी वो 15 साल पहले मंडियां बंद होगी बिहार की भी। तो बिहार सपा का गठबंधन कई राजनीतिक पार्टियों के साथ हो गया है। वहीं सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच अटकलों के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर भड़क उठे। हरदोई के संडीला और सीतापुर की मिश्रिक विधानसभा पर सपा पहले ही अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है, जबकि उन्हीं सीट पर अब राजभर ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। फिलहाल ओपी राजभर का कहना है कि विधानसभा सीट पर सुहेल देव पार्टी के प्रत्याशी नजर बनाए हुए हैं और 36 विधान परिषद की सीटों पर अचानक चुनावी घोषणा के सवाल पर राजभर ने कहा कि बीजेपी 2022 का चुनाव हार रही है, इसीलिए विधान परिषद की सीटों को बचाने में जुट गई है। सुनिए राजभर जी हैं। राजभर जी, क्या वजह है कि अभी तक लिस्ट जारी नहीं हो रही है? नॉमिनेशन शुरू हो चुका है चौथे चरण का, किसकी सूची नहीं जारी? अभी लखनऊ को एक भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया। सबको एबी फॉर्म दे दिया गया है, आपको पता नहीं है। सही बात तो ये है। नहीं, एबी फॉर्म को हमने देखा कल जब सहारनपुर की देवबंद सीट पर इसी तरह से माविया वहां पर पहुंचे नॉमिनेशन करने, उसके बाद थोड़ी देर बाद मार्कंडे पहुंचे, इसको लेकर भी वहां मचा था। तो फॉर्म और ए और बी क्या कई लोगों को बांट दिए गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कहीं कहीं हो गया भूल, बस उसको सुलझा लिया जाएगा। वो सब सेट हो गया, सबको दे दिया गया, सब काम पे लग गए हैं। नहीं, अभी संडीला की सीट एक और एक मिश्रिक की सीट प्रत्याशी समाजवादी ने उतारे, फिर उसके बाद सुहेल देव पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर भी कैंडिडेट उतारे, नाम उस पर घोषित किए। तो क्या कुछ उठापटक मची है अंदर? आप लोग गलत क्यों करते हैं? समाजवादी पार्टी की लिस्ट में अब तक बताओ कहीं संडीला का जिक्र है? आप बताओ। नहीं, उन्होंने बोला था। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर आप दे दो। सिंह अखिलेश यादव ने खुद बोला। नहीं, देखिए प्रेस में उन्होंने जो बोला, अखिलेश जी ने ये कहा, जब किसी पत्रकार साथी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यही लोग चुनाव लड़ेंगे। यही ने कहा था, यही लोग चुनाव लड़ेंगे, और कौन लड़ेगा? संडीला का उन्होंने खासकर जिक्र किया, रीता जी को बोले संडीला के लोग हैं, चुनाव लड़ेंगे।
और उनको पता नहीं था कि वो तो कह दिए। लेकिन मिश्रिक सीट पर तो प्रत्याशी उतारा ना समाजवादी पार्टी ने। ये भी फार्म चला गया ओम प्रकाश राजभर का। तो अभी कई सीटें ऐसी हैं जिस पर कुछ उठापटक मची हुई है। कोई उठापटक नहीं है। वो उस दिन जो सूची गई थी उसमें मिसप्रिंट था, टाइप होने में, वो सब तय हो गया है। सारी सीटें सबको बट गई हैं। सब लोग अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। खबर ये भी आई कि अखिलेश यादव अब ओम प्रकाश राजभर का फोन नहीं उठा रहे हैं, बातचीत का दौर बंद हो गया है, कुछ सीटों को लेकर आपस में मतभेद है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना मतलब का प्रचार करते हैं। ये लोग के तो कोनो काम है नहीं भाजपा के। ये लोग मुद्दे की बात तो कर नहीं सकते। महंगाई पे पूछिए तो कहेंगे कि राष्ट्रद्रोही हो। इनसे पूछे कि तू लोग का योगी मोदी का ललका साढ़ किसान का जो फसल नुकसान करा था तो कहेंगे पाकिस्तानी हो। इनसे पूछो कि बिजली का बिल माफ क्यों नहीं करते हो तो कहें कि आप लोग विदेशी हो। इनसे कहो जातिवार जनगणना तो भागेंगे। इनसे कहो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करो, ये भागेंगे। इनसे अगर खाली नफरत की बात करो तो ये बहुत तगड़ा बोलते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग है भैया। यहाँ कोई अभी तकरार नहीं है, आपस में कोई तकरार नहीं भैया। मेरे सुबह भी हमारी उनकी बात है, दिल्ली में है। अभी 2 बार हमारी उनकी बात हुई। अभी बैठा था एक सांसद जी के यहाँ, कुछ मामले थे सांसद जी का, उसमें बात हुई। 2 बार बात हुई है। अभी आ रहे हैं शाम को, फिर बैठक होगी हमारी उनकी। तो मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं उनको लेकर कुछ बातचीत है, क्योंकि उनको लिए भी कहा जा रहा है कि जो अब्बास हैं उनको जौनपुर की शहर सीट से लड़ाने की बात हो रही है और सुहेलदेव पार्टी लड़ाएगी। क्या ऐसी कुछ बातचीत है? क्या दिक्कत है? नहीं मतलब दिक्कत क्या है आपको ही बताइए। कोई दिक्कत है? ब्रजेश सिंह एमएलसी बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से। संगीत सोम बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक। सुशील सिंह बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिनके ऊपर 24 मुकदमे हैं। तो अब्बास के ऊपर तो मुकदमों नहीं है, क्यों नहीं लड़ सकता? मुकदमे तो हैं उनके ऊपर। कितना है? असलहों को लेकर नहीं, कितना है? वो असला मालूम है आपको? वो जो असलहा उसके पास है, जो मुकदमे सरकार ने लिखा बदले की भावना से, वो मालूम है। वो तीरंदाजी में उसके पास कई असलहे हैं। तो वो खिलाड़ी है। सरकार नहीं चाहती, जो करना है सरकार को जवाब नहीं दे पा रही है कोर्ट में सरकार। अच्छा, एक अगला सवाल है। एमएलसी के चुनाव को लेकर घोषणा कर दी गई, 36 सीटों पर विधान परिषद का भी चुनाव होने जा रहा है इसी बीच में। क्या लगता है क्या वजह है इसकी बीच में ऐसा चुनाव आ गया? भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। वो अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। अब ये जान गई है कि हमको सत्ता में आना नहीं है। इसी बीच अगर चुनाव करा लेंगे तो हो सकता है हम 2-4 सीट जीत लें। ये घबराहट में भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा रही है। और से बात करें कि देखो ओम प्रकाश राजभर जी, इनका कहना है कि जो भी सीटों को लेकर उठापटक मची हुई थी उन पर कोई भी तकरार अखिलेश यादव के साथ नहीं है और जल्द ही सभी प्रत्याशी मैदान में नजर आएंगे। कैमरा पर्सन सनी के साथ डॉक्टर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे और बता दें कि उत्तराखंड महिला कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला कांग्रेस मुख्यालय पहुंची, जहां पर उनका कांग्रेस में जोरदार स्वागत किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ज्योति रौतेला के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। तो ज्योति रौतेला ने महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे वे बखूबी निभाएंगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी लीडरशिप को कि उन्होंने मुझे प्रदेश की महिलाओं की आवाज बनाने का काम किया है। मैं उसके लिए अपने पूरे लीडरशिप का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, मेरे प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी, सह प्रभारी दीपिका पांडे जी, गणेश गोदयाल जी, हरीश राव जी, प्रीतम सिंह जी, सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं महिलाओं के लिए आगे बढ़ चढ़ के कुछ काम कर सकूं। वहीं उत्तराखंड के कांग्रेस भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने बताया कि 2022 की शुरुआत में आप सबके बीच में आने का मौका मिला। ये उत्तराखंड की भूमि का पुराण और शास्त्रों से देवभूमि कहा गया। हमारे 4 धाम यहाँ पर विराजमान है। ऐसे उत्तराखंड की भूमि को दिल से नमन करता हूँ। अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि जनता से डोर टू डोर अभियान के तहत अमित शाह रूबरू हुए थे, बिना मास्क लगाए हुए थे, भीड़ जमाए हुए थे। आज मोदी विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया है। सुनिए। अगर काम के नाम पे एक भी आपके पास तो झूठी क्लिपिंग्स, पुराने क्लिपिंग्स होंगे सारे चुनावी भाषणों का। मोदी जी ने कभी भी डेवलपमेंट या किए हुए काम के नाम पे गुजरात में वोट नहीं मांगे।
हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस चलेगी, पर हेलीकॉप्टर चला सिर्फ मुख्यमंत्री को लेके और मंत्रियों को लेकर, एम्बुलेंस को लेकर नहीं चला। धरातल पर हालात शून्य रह गए। इस बाबत हमारे 4 सवाल है। पहला, उत्तराखंड में यदि कनेक्टिविटी गंभीर समस्या है तो तथाकथित डबल इंजन की धुआं छोड़ू सरकार का इससे कोई सरोकार क्यों नहीं है? क्यों कांग्रेस में जितनी सड़क बनती थी उससे 6 गुना कम सड़क उत्तराखंड में मौजूदा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा सरकार में बनी? वहीं पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आज हल्द्वानी में प्रेस वार्ता कर हरीश रावत पर बड़ा हमला बोला है। विजय बहुगुणा ने कहा कि हरीश रावत के लिए लाल कुआं से चुनाव लड़ना राजनीतिक रूप से मौत का कुआं साबित होगा। विजय बहुगुणा ने कहा कि हरीश रावत एक साथ 2 जगह से हारकर न जाने कहां से खिसक कर यहां आए हुए हैं और यहां उनकी राजनीतिक रूप से अंतिम हार होगी। इसके अलावा विजय बहुगुणा ने भाजपा से भागे हुए उम्मीदवारों से अपील करते हुए कहा कि वे अपना नामांकन वापस ले लें, नहीं तो पार्टी सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। हरीश रावत जी ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो 2 विधानसभा से हारे, और आज अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उन्हीं विधानसभा से चुनाव लड़ता जहां से मैं हारा था। सुनिए मेरी बात, जहां से हारे थे वहीं से लड़ते और जीते तो उनका हम सम्मान करते। लेकिन नए नए क्षेत्रों में जो वो इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं वो गलत जगह पहुंच गए हैं, और जो जिस विधानसभा में गए हैं लाल कुआं में, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है